तो कैसे हो बच्चों, ठीक है। तो अपन ने लास्ट लेक्चर में पोटेंशियल डिफरेंस वाला जो पूरा पार्ट है वो कवर कर लिया था, आई होप, ठीक है। अब अपन ने पोटेंशियल डिफरेंस क्योंकि पढ़ लिया है तो आगे अपन को चलना है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसकी अपन बात करेंगे, ठीक है। सो अपना जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है मेजर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। जो अपना नेक्स्ट है वो है मेजर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हेडिंग डालो आप लोग, एक मिनट। चलो, तो जो मेजर करना है अपन को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो यहाँ पे इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर हम ईएमएफ ऑफ सेल निकालते हैं, ई नॉट सेल, तो ई नॉट सेल क्या होता है? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। और दिक्कत क्या थी कि हमें ना तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड पता है ना ही एनोड, क्योंकि ई नॉट सेल की वैल्यू तो कैसे आ रही है? एक्सपेरिमेंटली आ रही है। तो अगर ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटली आ रही है और अगर इन दोनों में से कोई एक भी मुझे पता हो तो दूसरी बड़ी आराम से निकल जाएगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। बट हमें एक भी नहीं पता, तो उसी वैल्यू को कैसे ढूंढा जाए, यहां पर बात होगी। अब ध्यान से समझना, उसी एक चीज को ढूंढने के लिए, उसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एक भी पता चल जाए, तो वी हैव यूज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। हम यहाँ पे किसका कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? रेफरेंस इलेक्ट्रोड का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। आप इसको ऐसे समझ सकते हो बेटा, जैसे मान लो कि आज हम लोग कोई चीज, घर पे सब्जी आता है ना, ठेले वाला सब्जी दे के जाता है, तो जो सब्जी लेते हैं तो वहाँ पे क्या होता है बताओ? क्या वो जो टमाटर आलू हम लोग 1 किलो 2 किलो लेते हैं, क्या वो उनका एक्चुअल वेट है? नहीं। हमने एक रेफरेंस सिस्टम बना रखा है, वो बाट, उस बाट के बराबर है। तो उस बाट को अगर हमने 1 किलो की मेजरमेंट दे रखी है तो 1 किलो टमाटर है, 2 किलो की दे रखी है तो 2 किलो टमाटर है। बट रेफरेंस का यूज़ तो हम लोग बेटा वहाँ पे भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? सिमिलरली यहाँ पर भी, क्योंकि मुझे क्योंकि यहाँ पर भी मेरे को क्या करना पड़ेगा? रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा। तो जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ वो है मेरा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मेरा होता है, इसकी वर्किंग मुझे क्या अज्यूम करनी पड़ेगी कि यहाँ पे H+ एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके खुद को H2 गैस में रिड्यूस करा रहा है। तभी मैंने इसका इस प्रोसेस, जो ये जो प्रोसेस हुई, इसी के बिहाफ पे हमने अज्यूम किया है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा? 0 वोल्ट। क्या होगा बेटा? 0 वोल्ट होगा। इज दैट क्लियर? आया समझ में कि नहीं आया? चलो, तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि जो हमारा हाइड्रोजन होता है उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 हमने लिया है, और यही जो हमारा हाइड्रोजन है इसी को हम एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। आ गया समझ में? अब देखो, अगर आप एनसीईआरटी खोलोगे तो एक डायग्राम मिलेगा आपको। तो हमें क्या मालूम है? देखो, ये H2 गैस है। रिप्रेजेंटेशन में मैंने बताया था गैसियस इलेक्ट्रोड बनाना पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको, जो भी इसकी वर्किंग होगी वो सब किस पे हो रही है? प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पे। किस पे हो रही है बेटा? प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पे हो रही है। आया समझ में? नोटेड डाउन। लिख लिया? चलो, अब इसके थ्रू हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बाकियों का कैसे निकालेंगे, आओ उस पे देखें। तो जैसे मान लेते हैं कि हमें बोला गया मेजर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, ये मुझे बोल दिया गया। मैंने कहा ठीक है, अगर मुझे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर का मेजर करने को बोल दिया है तो मैं क्या करूंगा? एक ऐसा सेल बनाऊंगा जो कि कॉपर और रेफरेंस इलेक्ट्रोड से मिलकर बन रहा होगा, और वहां पे जब मैं उस पूरे सेल का ईएमएफ देखूंगा तो वो ईएमएफ फिर से कैसे निकलेगा? स्टैंडर्ड कंडीशन पे E कैथोड माइनस E नॉट एनोड। अब आप खुद बताओ, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, कल पढ़ा था कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है कि नहीं होता?
तो इसका मतलब कोई बंदा जब रिडक्शन करेगा तभी उसका रिडक्शन पोटेंशियल आएगा। और कॉपर का अगर मुझे रिडक्शन पोटेंशियल ही निकालना है तो सेल में कॉपर की प्लेसिंग कैथोड पे होगी कि नहीं होगी? तो कॉपर की प्लेसिंग कहां पे होगी? कैथोड में होगी। और मेरे H2 जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है शी, इसकी प्लेसिंग कहां पे हो जाएगी? ऑटोमेटिकली एनोड पे हो जाएगी। तो अगर मैं यहां पे इक्वेशन में इनको लिखूं तो कैसे लिखूंगा? E नॉट सेल इज इक्वल्स टू E नॉट Cu प्लस 2 से Cu माइनस E नॉट H प्लस से H2। अब आप देखो शी एनोड पे बैठ के भले ही ऑक्सीडेशन कर रहा हो, बट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की रिप्रेजेंटेशन में रिडक्शन ही दिखाना है। अब आपको क्या मालूम है? ये वैल्यू तो आ जाएगी वोल्ट मीटर से एक्सपेरिमेंटली। ये वैल्यू आपके पास क्या है? 0 वोल्ट। ये क्या है? 0 वोल्ट। चलो मैं आपको बता भी दूं, देखो यहां पे ये वोल्ट मीटर जो सेल बन रहा है कितने वोल्ट का बन रहा है उसकी रीडिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा? तो ये तो वहां से आ गई कि नहीं? तो उसी तरीके से हमने एक्सपेरिमेंटली ई नॉट सेल की वैल्यू देख ली। ये वैल्यू 0 वोल्ट अभी मानी है। तो यहां से आप खुद देखो, जो ई नॉट सेल एक्सपेरिमेंटली आएगा और जो कॉपर की वैल्यू होगी वो आपस में बराबर होगी। और एक्सपेरिमेंटली दिस डाटा केम टू बी 0.34 वोल्ट। एक्सपेरिमेंटली ये डाटा कितना आया? 0.34 वोल्ट आ गया। इज दैट क्लियर? बोलो बच्चों, कैसे हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किया जाता है, या जो ये प्री डिटरमाइंड वैल्यूज हमें क्वेश्चन में पहले से गिवन होंगी या हमें कुछ अज्यूम्ड होगी, हम कैसे करेंगे? समझ में आ गया? बोलो यस और नो? गुड। चलो अब अपन सिमिलरली अगर मैं बोलूं, अब खुद देखें, सिमिलरली अगर मैं चाहूं तो आप खुद बताओ। सिमिलरली अगर मुझे कोई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक कैलकुलेट करने को बोले तो सेम प्रोसीजर लगा लूंगा कि नहीं? और जब लगाया तो क्या पता चला कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक केम आउट टू बी माइनस 0.76 वोल्ट। कितना आया? माइनस 0.76 वोल्ट। तो देखो, जैसा कि लास्ट लेक्चर में बताया है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। देख लो आपके सामने दोनों एक्सपेरिमेंटल डाटा में क्लियर हो रहा है कि नहीं? पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। और इसी पॉजिटिव नेगेटिव के बिहाफ पे हम क्या बोल सकते हैं? हमने बोलना सीखा है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव, जो हमने याद करो शुरुआती लेक्चर में सीधा बोला था। अब प्रूफ भी हो गया कि बिल्कुल आप देखिए जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, क्योंकि जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेस है विद रिस्पेक्ट टू कॉपर। अब देखो लेस का मतलब क्यों? क्योंकि मैं मैथमेटिकली कंपेयर कर रहा हूं। बट अगर मैं बात करूं मोर नेगेटिव लेस नेगेटिव में, तो हमने पढ़ा है जो ज्यादा नेगेटिव होता है फास्टर ऑक्सीडेशन करता है। जितना फास्टर ऑक्सीडेशन करता है, जितना फास्टर ऑक्सीडेशन करता है उतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उतनी ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर होती है। तो ये स्टेटमेंट को लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। आई होप क्लियर? बहुत अच्छा। तो अगर ये चीज़ मेरे को क्लियर हो गई तो तुम सबके दिमाग में अगर एक बात आ रही है कि सर फिर लगे हाथ ना हमको स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ डैनियल सेल भी बता ही दो। लगे हाथ हमको स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ अ डैनियल सेल भी बताई दो। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन पे कॉपर और जिंक की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, वो तो हमें आ ही गया। अगर वो आ गया तो इसका ई नॉट सेल निकालना कौन सी बड़ी बात बचा? ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड हो गया कि नहीं? ई नॉट कैथोड। अब डैनियल सेल में कैथोड पे कौन होता है? कॉपर। एनोड पे कौन होता है? जिंक। और दोनों की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रखनी है तो भैया रिडक्शन पोटेंशियल ही डालना पड़ेगा, माइनस ई नॉट Zn प्लस 2 से Zn आ गया कि नहीं आ गया? तो क्या हो गया? वैल्यू रख दो 0.34। इस माइनस का खास ध्यान रखना, सिली मिस्टेक होती है कई बार जो हमारे पास एनोड के पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं, क्योंकि एनोड पे वो बैठा होगा जो ऑक्सीडेशन कर रहा होगा
और बट क्योंकि वैल्यू डालनी है उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की, तो इट मस्ट बी व्हाट, वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी नेगेटिव, इसकी वैल्यू भी नेगेटिव। कई बार सिली मिस्टेक में हम एक ही नेगेटिव लिखते हैं, तो प्लीज प्रिसाइजली ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां से अगर इसको आप जोड़ोगे माइनस माइनस प्लस हो गए तो 1.10 वोल्ट आएगा। क्या आएगा? 1.10 वोल्ट। आपके डैनियल सेल का बेटा क्या आ गया आपके पास, देखो सीधा डैनियल सेल का वोल्ट आ गया। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ डैनियल सेल कोई पूछे तो डायरेक्टली याद होना चाहिए, डायरेक्टली याद होना चाहिए। आया समझ में बच्चों? कोई डाउट? श्योर? बहुत अच्छे, तो इसको नोट डाउन करो। फिर अब अपन आगे बढ़ेंगे और आगे हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ने वाले? ये जो ईएमएफ आपने निकालना सीखा है बेटा, ये ईएमएफ, ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होगी। पर हर बार जो सेल बने उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर ही हो, ऐसा तो फिजिबल होता ही नहीं है। एम आई राइट? तो अगर कॉन्सेंट्रेशन ही चेंज हो जाए तो कैसे ईएमएफ निकलेगा, सेल का वोल्टेज कैसे पता चलेगा, उस पर बात करनी है। और उसको सिखाने के लिए नर्स्ट बाबा हमारी हेल्प करेंगे थ्रू अ नर्स्ट इक्वेशन, थ्रू अ नर्स्ट इक्वेशन। तो बोर्ड इज ऑल योर्स, फटाफट से इसको नोट डाउन करो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। यहां तक किसी को डाउट? ग्रेट ग्रेट। तो आई होप यहां तक तो पढ़ रहा है, लिख लिया है सबने। अब अपन आगे बढ़ते हैं और सबसे मेन पार्ट में एंटर करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलेंगे EMF of a cell at any concentration। कि भैया किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे अगर आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है ईएमएफ, तो आप यहां पे कर सकते हो। आया समझ में? ठीक है, कोई बात नहीं, चलो बहुत बढ़िया। तो अब अगर अपन यहां पे छोटी सी चीज का ध्यान दें, ठीक है, छोटी सी चीज का, वो क्या है कि यार ईएमएफ जो होता है वो तो क्या होता है, ई सेल। स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है तो बस नॉट का सिंबल हट गया, तो ये ई सेल तो अभी भी ऐसे ही निकलेगा, ई सेल तो अभी भी ऐसे ही निकलेगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड करके निकलेगा, ये तो अभी भी ऐसे ही निकलेगा। तो फिर फर्क कहाँ आया? फर्क आया बेटा कि जो हमने देखो ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने के लिए रेफरेंस इलेक्ट्रोड की हेल्प से इनकी प्री डिटरमाइंड वैल्यूज निकाली। कहाँ निकाली? यहाँ प्री डिटरमाइंड वैल्यूज हमने निकाल के रखी थी। ये वैल्यूज जब कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है तो वहां पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंदर ट्रीट नहीं होती। इट मीन्स बदला क्या? बदला है तरीका, बदला है तरीका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने का। आया समझ में? तो बेसिकली हुआ क्या है, सो नर्स्ट एक साइंटिस्ट थे, नर्स्ट गेव इट्स इक्वेशन, to calculate इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कि किसी भी कंसंट्रेशन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप कैसे कैलकुलेट करोगे वो इन्होंने बता दिया। अब एक बात बताओ बेटा, पीछे चलते हैं। ये आपने कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना सीखा था स्टैंडर्ड, फिर आपने देखो जिंक का कैलकुलेट करना सीखा था। तो जब सेल बना कोई, तो सेल में जिसकी जो पोजीशनिंग आ रही है उसके हिसाब से वैल्यू रख के माइनस करके आंसर निकाला कि नहीं निकाला। तो वैसे ही अगर मैं यहाँ पे अलग अलग जो भी सेल के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रोड्स होंगे उनका पोटेंशियल इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लूँ। नाउ इफ दे आर प्लेसिंग इट इज कैथोड, तो कैथोड, एनोड तो एनोड पे रख के माइनस करूंगा तो कंप्लीट सेल का आ जाएगा कि नहीं। तो वही करना है, ठीक है, वही करना है। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा तो रिडक्शन ही। तो मान लेते हैं एक मेटल है
जस्ट अ क्या, ओके जस्ट अ सेकेंड, इज इट क्लियर नाउ? कूल। चलो, तो यहां पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टिल क्या होगा, एक रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर आप देखोगे तो इस तरीके से आपके पास रिडक्शन करेगा कोई, तो अगर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकलेगा, तो उसके लिए नर्स ने एक इक्वेशन थी। तो सी द इक्वेशन कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ M इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट M माइनस RT बाय NF माइनस RT बाय NF ln Q, RT बाय NF ln Q। ये एक सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालने के लिए इन्होंने दिया। ठीक है, हाँ बच्चों, लैग कर रहा, रुको 2 मिनट में दिखाता हूं। ठीक है, तो जब तक इसको नोट डाउन करो, थोड़ा सा टेक्निक मैं क्लियर कर देता हूं। एक मिनट यार, नेट तो प्रॉपर आ रहा है मेरा। अब सही है बेटा? चलो ठीक है, तो यहां पे नेक्स्ट इक्वेशन सिंगल इलेक्ट्रोड का आ गया अपन को देखना। वेरी गुड। अब ये जो Q क्या होता है बेटा, ये Q क्या होता है, तो ये Q केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा है, Q होता है रिएक्शन कोशेंट। Q होता है रिएक्शन कोशेंट एंड इट इज प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन। तो अगर उसी हिसाब किताब से मैं यहां पे इक्वेशन है इसको लिखना चाहूं, तो आई कैन री राइट इट एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट M इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म अभी नहीं आएगा, शॉर्ट फॉर्म कैसे आएगा देखेंगे, RT बाय NF ln M सॉलिड अपॉन M प्लस N एक्वस। अब हम सबको मालूम है लॉग बेस E में कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं होता, तो लॉग बेस 10 में करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इक्विलिब्रियम ने एक चीज और सिखाई है कि अगर आपके पास कोई चीज सॉलिड में हो या अगर किसी कंसंट्रेशन प्योर लिक्विड में हो, तो उसकी कंसंट्रेशन को यूनिटी मानते हैं। क्या मानते हैं? यूनिटी। तो यहाँ पे अगर उन सबको रख दूं, उन सबको मैं रख दूं, तो मेरे पास सिंगल इलेक्ट्रोड की इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी, वो कुछ ऐसी बनेगी। ठीक है, वो कुछ .303 RT बाय NF log 1 बाय M प्लस N, ऐसी बनेगी इक्वेशन बेटा। वो इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी। अब आप एक चीज देखो बेटा, यहां पे जो R है, why it is not acting as brush, ये तो छुप जाएगा।
एक मिनट, अच्छा देखो ये जो आप 2.303 आर देख रहे हो, 2.303 क्या है बच्चों? कांस्टेंट। आर क्या है हमारा? आर क्या है? बिल्कुल, आर हमारा क्या है? गैस कांस्टेंट है कि नहीं? ठीक है, गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो भी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होती है कि नहीं होती? आपका जो F है बेटा, वो F क्या है? F है फैराडे कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू होती है 96500 कूलाम, ये भी कांस्टेंट होता है कि नहीं? तो अगर मैं चाहूं तो 2.303 को R से मल्टीप्लाई करके और F से डिवाइड करके एक न्यूमेरिकल वैल्यू तक आ सकता हूं कि नहीं आ सकता? बोलो, आ सकता हूं? तो अगर वैसे ही मैं आ जाऊं तो मेरे पास जो फाइनल सिंगल इलेक्ट्रोड की इक्वेशन बनेगी, आपको ये ध्यान रखनी है, आपको ये ध्यान रखनी है कि फाइनल जो सिंगल इलेक्ट्रोड की नस्ट इक्वेशन के थ्रू पैटर्न बनेगा, उसको आपको ध्यान रखना है। और वो आपका क्या होने वाला है? देखो, वो आपका क्या होने वाला है कि E m प्लस n से m इज इक्वल्स टू E नॉट m प्लस n, स्टैंडर्ड में जो उसकी वैल्यू थी, और 2.303 को R से मल्टीप्लाई करके, और साथ ही साथ बेटा अगर मैं टेम्परेचर को 298 केल्विन या फिर 25 डिग्री सेल्सियस फिक्स कर दूं तो वो भी कांस्टेंट, तो वो सब सॉल्व होके 0.059 बाय n log 1 बाय m प्लस n, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो आप खुद देखो बेटा, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो, और सॉरी स्टैंडर्ड हटा देते, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो, और जो भी मेरा सेल बनेगा उसमें इसी तरीके से इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल निकाल के माइनस कर दूं तो काम हो जाएगा। तो नर्स ने इसमें भी हमें थोड़ी सी हेल्प करी, उसने बोला घबराओ नहीं, मैं तुम्हें पूरे सेल का भी बताता हूँ। नर्स ने कहा घबराओ नहीं, मैं पूरे सेल का भी तुम्हें दे देता हूँ। तो फॉर इसी तरीके से कंप्लीट सेल, पूरे सेल के लिए अगर हम लोग नर्स्ट इक्वेशन, पूरे सेल के लिए अगर हम लोग नर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो वो होगा ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय n log Q, ये होगा बेटा, ये होगा। और अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस नहीं है, तो हमेशा ध्यान रखना, मैं यहां लिख देता हूं, इफ टेम्परेचर इज नॉट इक्वल टू 298 केल्विन, तो यही जो हम 0.059 लिखते हैं उसकी जगह 2.303 RT बाय NF, इसको पूरा रख के सॉल्व करना पड़ेगा, इसकी जगह ये रखना पड़ेगा। ये थोड़ा सा ट्विस्ट है जिसको आपको ध्यान रखना है, इस ट्विस्ट को आपको ध्यान रखना है। बाकी आपके पास देखो पूरी सेल के लिए नर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है, ठीक है। अब देखो आगे, अब इसी में छोटे छोटे दो फॉर्मूले और हैं। एक, अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन। अब एक बात बताओ, समझना, अगर हम बोले सेल इज एट इक्विलिब्रियम, इसका मतलब
मान लो कि टीवी का रिमोट का सेल है, तो वो सेल एक ऐसी कंडीशन पे आ चुका है कि ठोक लो बजा लो फिर भी चैनल चेंज करके नहीं दे रहा, तो क्या बोलते हैं, सेल मर चुका है। और अगर सेल मर चुका है इसका मतलब उसका वोल्टेज 0 वोल्ट हो चुका है, उसका वोल्टेज 0 वोल्ट हो चुका है। तो इक्विलिब्रियम पे सेल डेड हो जाता है, इक्विलिब्रियम पे सेल डेड हो जाता है, वोल्टेज 0 वोल्ट हो जाता है, और जो Q होता है वो Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से अब आप खुद सोचो बेटा, खुद सोचो कि यहां पर अगर मैं ये वैल्यू देख रहे हो, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को देखो, अगर ये 0 हो जाएगी, ठीक है, ये Q की जगह Kc लिख सकता हूं, तो ये पूरी नेगेटिव टर्म ट्रांसफर होकर यहां आ सकती है। तो वैसे ही अगर मैंने किया तो मेरा एक्सप्रेशन क्या बना, E नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0.059 बाय n log Kc, ये मेरा एक्सप्रेशन बना। अब मेरे को Kc की वैल्यू चाहिए तो सबको साइड शिफ्टिंग कर दें, तो log Kc इज इक्वल्स टू E नॉट सेल इंटू n डिवाइडेड बाय 0.059। आपके पास बेटा ये एक एक्सप्रेशन, मैं तो बोलूँगा कंपटीशन के अंदर तो यही एक्सप्रेशन काम कर जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं लॉग को इधर शिफ्ट करूँगा तो एंटी लॉग, और एंटी लॉग सॉल्व करने में अक्सर बच्चे हिचकिचाते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ 4 ऑप्शन होंगे, चारों ऑप्शन जो क्वेश्चन में होंगे वो केसी की वैल्यू होगी। लॉग सॉल्व करना आता है, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ के, ये चैप्टर पढ़ के, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ के, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ के लॉग सॉल्व करना सीख चुके होते हैं, उसकी आइडेंटिटीज दिमाग में बैठ जाती है, फिजिक्स में भी काम आता है। तो यहाँ पर अगर मैं केसी में लॉग की वैल्यू चेंज करता जाऊँ तो जिस वैल्यू पे LHS RHS इक्वल आएगा काम हो गया। और फिर भी अगर आपको जानना है तो ये एक्सप्रेशन फाइनली केसी इज इक्वल्स टू एंटी लॉग E नॉट सेल इंटू n अपॉन 0.05 में। ये एंटी लॉग बेटा कैसे सॉल्व होगा, ये जब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस कराऊंगा तो इसकी ब्रीफिंग दूंगा, ऐसा नहीं है छोड़ दूंगा, इसकी ब्रीफिंग भी मैं आपको बाकायदे से दूंगा। तो ये चीज़ आपको पूरी समझ में आई कि नहीं आई, बोलो, ये पूरा आपको समझ में आया, कोई डाउट, पक्की बात, वेरी गुड वेरी गुड। चलो तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो इसी के अंदर बेटा एक और फॉर्मूला आता है, ठीक है, एक और रिलेशन आता है, तो वो है रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी एंड स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल। तो हमें ये डायरेक्टली, मैं आपको बोलूँ, आपको तो सिर्फ एक्सप्रेशन ध्यान रखना है, तो एक्सप्रेशन ध्यान रखिए कि डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू -NF E नॉट सेल, किसके इक्वल होता है, -NF E नॉट सेल। और ऐसे ही अगर आपसे रिलेशन बिटवीन सिर्फ गिब्स फ्री एनर्जी, देखो स्टैंडर्ड वर्ड हट गया, नॉट का सिंबल हट गया, एंड ई सेल मतलब नस्ट इक्वेशन से आने वाला, इसका पूछा जाए तो सेम फॉर्मूला, बस स्टैंडर्ड वैल्यूज नहीं आएंगी। ये आपका हो गया कि नहीं हो गया, ये आपका इसी के अंदर ही आ गया। तो ये 2 रिलेशंस ऐसे याद रखने हैं, कोई डाउट, डन, श्योर, वेरी गुड। अब जब डेल्टा G नॉट गिब्स फ्री एनर्जी आई गई, तो गिब्स फ्री एनर्जी अपना स्पॉन्टिनिटी का कॉन्सेप्ट होता है कि कोई रिएक्शन होगी या नहीं, मतलब अगर मैं सीधी भाषा में बोलूं ये सेल काम करेगा नहीं, इसके बारे में ये डेल्टा G नॉट ही बताता है, इसके बारे में ये डेल्टा G नॉट ही बताता है। तो नोट डाल के, या जो हम ज्ञान की बात करके इसको देखो, तो इसमें क्या देखेंगे हम, ध्यान से समझना।
तो हमें पता है इफ स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी नॉट और गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी वैल्यू इज नेगेटिव, अगर हमारी गिव्स फ्री एनर्जी और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू नेगेटिव है, तो हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं सेल जो भी हमारा बन रहा है इज स्पॉन्टेनियस, सेल हमारा काम करेगा। समझ में आया कि नहीं? अब आप खुद सोचो, यहां से अगर डेल्टा जी और यहाँ से डेल्टा जी की वैल्यू को अगर आपको नेगेटिव रखना है तो ऑलवेज ई नॉट सेल और ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव ही होनी चाहिए। कॉमन सेंस लग रहा है कि नहीं लग रहा? कॉमन सेंस लग रहा है, ठीक है। इसका मतलब अगर ये होना चाहिए दैट मीन्स देयरफॉर ई सेल एंड ई नॉट सेल वैल्यू शुड बी पॉजिटिव। तो ई सेल और ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा? पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर ई सेल और ई नॉट सेल की वैल्यू नेगेटिव हो गई तो इसी वैल्यू को यहां रखोगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और जैसे ही डेल्टा जी नॉट या डेल्टा जी पॉजिटिव हुआ आपका सेल स्पॉन्टेनियस से नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया, किसी काम का नहीं बचा। तो ये पूरी ज्ञान की बात का सेक्शन आपके सामने है। आया समझ में? आधे चैप्टर तक जो भी इस चैप्टर के, देखो मैं क्वेश्चंस के अंदर डिफिकल्टी लेवल बढ़ा के आपको क्लियर करूंगा, जो कुछ टॉपिक्स हमें एक्स्ट्रा में ध्यान रखने। कंटेंट शुड बी ऐसा जो दिमाग में बस जाए, रिवाइज करें तो रिवाइज करते वक्त ना दिमाग उससे रिलेशन फील हो, ये ना हो कि अरे यार इतना हार्ड कौन पड़ेगा। तो मैं वो नहीं चाहता कि ये मेरा लेक्चर पढ़ते हुए ये लगे कि इतना हार्ड कौन पड़ेगा। क्वेश्चन के अंदर हार्डनेस लेवल अपन बढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो प्रैक्टिस है। तो वहाँ पर कॉन्सेप्ट रिलेटेबल तरीके से समझ में आएगा, वहाँ से आप हार्ड चीज़ें पिक कर लोगे। यहाँ से आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट पिक करना है जिसके बिना इजी क्वेश्चन भी तो नहीं लेगा, हार्ड की तो फिर अपन बात ही छोड़े। यहाँ तक आया समझ में? तो यहाँ पे बेटा हमारा हाफ ऑफ द चैप्टर खत्म होता है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर लेके अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसके अंदर हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अच्छे तरीके की क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो कम से कम वो लेक्चर लंबा भी होगा और 1 से 1.5-2 लेक्चर लगेंगे जिसमें सारे टाइप्स ऑफ गैल्वेनिक सेल पे बेस्ड क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। वो स्पॉन्टेनिटी के हों, रिएक्टिविटी के हों, नर्स्ट इक्वेशन के हों, सिंगल इलेक्ट्रोड पे हों, पीएच को इंट्रोड्यूस करके हों, समझ रहे हो, सब तरीके की चीज़ें रिडॉक्स पे बेस्ड हों, सब कुछ अपना कवर हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। और जो भी है इसको आप प्लीज़ नोट डाउन कर लो, ठीक। और हाँ बेटा, चल रहा है, प्रोसेस में है। हाँ चलो ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म, ठीक है। चलो तो 1 मिनट, हाँ तो ठीक है, फिर बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलो बाय बच्चों।